लेकिन आज दुनिया में भारत की छवि लगातार बेहतर हुई। जिस चीन का नाम बार बार विपक्ष लेता है, आज नरेंद्र मोदी की कूटनीति का नतीजा है कि चीन भी बैकफुट पर है। और हाल में चीन के राजदूत का वो बयान आपको याद होगा जब उन्होंने कहा कि भारत के साथ बातचीत से एलएसी का मुद्दा सुलझाएगा। क्या यह सच नहीं है कि जब भी कोई बड़ा संकट सामने आता है तो दुनिया भारत की तरफ देखती है? लेकिन लगातार प्रश्न ये उठता है कि भारत में जो लोग हैं जो नरेंद्र मोदी का विरोध करते हैं, उन्हें यह क्यों नहीं दिखता? क्या विरोध करना ही देश के लिए जरूरी बन जाता है उनके लिए और इसलिए हर नीति का विरोध कर रहे हैं? और विपक्ष है तो विरोध करना भी चाहिए, अच्छे लोकतंत्र की यह पहचान भी है। लेकिन हर फैसले पर सवाल, हर नीति का विरोध, क्या यह जायज है? इसको लेकर पब्लिक में भी चर्चा होती है। इसलिए मुझे लगा आज राष्ट्रवाद में इसका सवाल उठाना चाहिए कि जब पुतिन से लेकर दुनिया में नरेंद्र मोदी की विदेश नीति का लोग डंका मान रहे हैं, डंका बज रहा है, विरोधी कब इसको मानेंगे? मोदी नीति को लाजवाब बताकर पुतिन ने मोदी विरोधियों को क्या करारा जवाब दिया है? मोदी के फैसलों का विरोध करने वाले सन्नाटे में क्यों हैं? आज इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ रहा है। शहजाद पूनावाला बीजेपी के प्रवक्ता हैं, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक हैं, अतुल अंजान जुड़ रहे हैं, सीपीआई के नेता हैं, और सुशांत सरीन सामरिक मामलों के जानकार जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तहसीन पूनावाला जी, क्या इस वक्त एक तरफ आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक कह रहा है भारत ब्राइट स्पॉट की तरह नजर आता है, विपक्ष को भारत जो है वो श्रीलंका बनता नजर आता है। पुतिन कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो भारत को बहुत बेहतर स्थिति में रख रहे हैं, लेकिन हमारे यहां विपक्ष कहता है बर्बाद कर रहे हैं, इनकी विदेश नीति बेकार है। देश की जनता कंफ्यूज हो रही है कि हमारे विपक्ष को जो दिखता है वो पुतिन, जो बाइडेन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इनको क्यों नहीं दिखता? का मौका मिला इसलिए आपका शुक्रगुजार हूं और आपको साधुवाद देना चाहता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर आप चर्चा कर रहे हो। और आज ही राष्ट्रपति पुतिन ने मोदी जी की तारीफ की और देश की तारीफ की, और ये अच्छी बात है। आखिर मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री है, मेरे उनसे राजनीतिक विपक्ष बिल्कुल रहेगा, लेकिन अगर देश प्रगति करे और प्रधानमंत्री कुछ अच्छा काम करे तो उसकी तारीफ करना चाहिए। रशिया को लेकर जो मोदी जी की पॉलिसी रही है, जो सही पॉलिसी रही, जिसकी तारीफ हुई है भारत में, जो पाकिस्तान में भी इसकी तारीफ थी, ये नेहरू की पॉलिसी थी, ये कांग्रेस की पॉलिसी है, ये हमारे फॉरेन पॉलिसी में एक कंसिस्टेंसी बना रहा है रशिया को लेकर। उसको मैं उस चीज पर मैं मोदी जी को बधाई देता हूँ। दो तीन चीजें हैं इसमें, ये बात जरूर है कि मोदी जी को लेकर कुछ पॉजिटिव चीजें हुई है जब से वो प्रधानमंत्री बने भारत को लेकर, लेकिन कुछ नेगेटिव है जो बताना ये बेहद जरूरी है, क्योंकि देश आगे बढ़ना चाहिए, प्रधानमंत्री कोई भी हो। और कुछ उनकी गलतियां मैं आपको बता देता हूं। जो पहले ईरान के साथ उन्होंने गलती की, वो बहुत ज्यादा अमेरिकन और सऊदी कैंप में चले गए थे। अब ईरान के साथ दोबारा से वो रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करें। ईरान हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण नेबर है और हमारा एक स्ट्रेटेजिक एलाई है। तो जो एक गलती हो गई थी वहां पे, मैं समझता हूँ एक गलती उनसे हो गई थी। दूसरा, मुझे लगता है चीन को लेकर उन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस, उनको ये ओवर कॉन्फिडेंस था कि चीन उनकी डिप्लोमेसी में उनकी बात मान लेगा, वहां पर गलती हो गई थी। पहली बार 40 वर्षों में हमारे सैनिक शहीद हुए चीन को लेकर। इसके बाद हमने जवाब जरूर दिया, लेकिन ये पहली बार हमारे सैनिक शहीद हुए थे, और ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी का फेलियर दिखाता है। दूसरी एक चीज, मैं एक कॉशन के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ, आगे की बात आगे करूंगा। हमारी फॉरेन पॉलिसी को डोमेस्टिक पॉलिसी में नहीं लाना चाहिए। जब बांग्लादेश को बार बार हम गाली देते, राजनीतिक पॉलिटिक्स के अंदर, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर, खास करके गृह मंत्री अमित शाह को टर्माइट कहते वगैरह वगैरह, बांग्लादेशी इस तरह के रेसिस्ट शब्दों का प्रयोग करते। बांग्लादेश भारत का सबसे महत्वपूर्ण और स्ट्रेटेजिक नेबर है और भारत के बांग्लादेश के साथ बेहद अच्छे संबंध है। तो फॉरेन पॉलिसी को डोमेस्टिक पॉलिसी से हमें, ठीक है, मैंने आपके सारे पॉइंट्स लिखे, ये प्रधानमंत्री शहजाद पूनावाला इसका जवाब देंगे, लेकिन मैं दूसरे मेहमानों से इनिशियल कमेंट लूं उसके हिसाब से। तहसीन पूनावाला, आपने कहा कि नरेंद्र मोदी ने कुछ अच्छे काम भी किए, लेकिन इसी देश में कई लोग कहते रहे उनको विदेश नीति की समझ ही नहीं है। तो आप उन लोगों के साथ कम से कम स्टैंड नहीं करते कि नरेंद्र मोदी को विदेश नीति की समझ नहीं है, उनकी विदेश नीति भी कई जगहों पर सही है? सुशांत भाई, ऑफकोर्स सही है, वो देश के प्रधानमंत्री, और ये कहना कि प्रधानमंत्री ऑन पर्पस देश को पीछे ले जाना चाहते हैं, आई थिंक ये बेवकूफी की बात है। वो अपनी कोशिश कर रहे हैं। मैं इसलिए पूछ रहा था सर कि अभी जस्ट पंजाब चुनाव के पहले मनमोहन सिंह ने कहा था
कि नरेंद्र मोदी सरकार की विदेश नीति जो है वो सही नहीं है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था। अब इस पर आऊंगा, पहले एक बार शहजाद पूनावाला जवाब दे। ठीक है, मैं इस पर जवाब ले लूं एक बार, फिर मैं सबका एक एक इनिशियल कमेंट हो जाए, फिर डिबेट ओपन करेंगे। शहजाद पूनावाला, देखिए पिछले 1-1.5 साल से 3 चीजों ने पूरे विश्व को डिफाइन किया है, 3 चुनौतियों ने। एक चुनौती है आर्थिक चुनौती। आर्थिक चुनौती के समय पर आईएमएफ सर्वश्रेष्ठ बॉडी कहती है कि भारत एक ब्राइट स्पॉट बन के उभरा है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी घोषित करती है, डीबीटी की तारीफ करती है। दूसरी चुनौती जो निकली थी वो कोविड की चुनौती। 100 वर्ष में दुनिया ने इस चुनौती को नहीं देखा है। उसमें आईएमएफ, गीता गोपीनाथ हो, बिल गेट्स हो, WHO हो, ब्राजील हो, पूरे विश्व हो, जहां पर हमने अपनी 200 करोड़ वैक्सीन अपने सिटीजन्स को भी दी और 20 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन मैत्री के जरिए 100 देशों को दी, जिस देश को अमेरिका जैसे देश भी भूल गए थे। अब आते हैं तीसरी चुनौती पर, जो है एक फॉरेन पॉलिसी या कूटनीतिक चुनौती, यूक्रेन रशिया वॉर की। एक लौता ऐसा देश जो यूक्रेन और रशिया दोनों से बात करके समन्वय बना के अपने 22,000 नागरिकों को वापस लाकर, और न केवल अपने, बांग्लादेश के हो, पाकिस्तान के हो, भारत का झंडा लेकर वो भी सुरक्षित आए। और ये पहली बार नहीं, चाहे अफगानिस्तान का रेस्क्यू मिशन हो, वहां पर तो गीता के स्वरूप जी को भी हम लोग वापस ले आए, और चाहे वो सीरिया हो, लिबिया हो, यमन हो, इराक हो, सब जगह से हजारों नागरिकों को, और वंदे मातरम, वंदे भारत ऑपरेशन चलाकर 1 से 1.5 करोड़ लोगों को वापस लाना कोरोना की चुनौती के दौरान। तो ये एक आईना है कि किस प्रकार से भारत ने नेतृत्व दिया है। यहां तक कि मेक्सिको के प्रेसिडेंट ने कहा कि विश्व शांति के लिए पोप और यूएन जनरल सेक्रेटरी के साथ अगर किसी को इस कमेटी में होना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी को होना चाहिए। परंतु 2 विषय जो तहसीन ने उठाया बहुत त्वरित से। एक तो तहसीन ने कहा कि देखिए रशिया को लेकर आपने जो किया ये नेहरू जी की उपलब्धि है। अरे तहसीन भाई, आपके मनीष तिवारी और थरूर जी यहां पर सुशांत सरीन बैठे, वो कह रहे थे पता है हर दूसरे दिन यूएनएचसी का वोट आ रहा है, यूनाइटेड नेशन का वोट आ रहा है, काहे रशिया को कंडेम नहीं किया, देखो रशिया ने यहां पे क्या किया, देखो रशिया ने वहां पे क्या किया, आप काहे उसे कंडेम नहीं करते, वोट क्यों नहीं किया उनके खिलाफ। ये उनके स्टेटमेंट है। आज रशिया हमें सस्ते में तेल बेच रहा है। दूसरी बात, एक उन्होंने कहा फॉरेन पॉलिसी डोमेस्टिक पॉलिसी से कभी प्रभावित नहीं हो। सुशांत जी, ये तो बात आपने भी देखी है कि एक डोमेस्टिक पॉलिसी के चक्कर में इजराइल से हमने अपने रिलेशन नहीं बनाए अच्छे से, हमने एमएफएन स्टेटस पाकिस्तान से नहीं हटाया और 26/11 के बाद मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया, क्योंकि डोमेस्टिक पॉलिसी का ऐसा दबाव था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ठीक है मनीष तिवारी की किताब में है, मैं ओबामा जी की किताब में। इस पे आगे और इस पे चर्चा नहीं तहसीन भाई फिर रह जाएगा। तो एक नहीं, मैं आपको मौका दूंगा, आप पॉइंट्स लिख लीजिए, मैं मौका दूंगा। इतने झूठ होते नहीं झूठ नहीं, आपको पूरा मौका दूंगा, पूरा झूठ एक्सपोज कर दीजिएगा, लिख लें एक अभी एक इनिशियल रिमार्क हो जाए। अतुल अंजान साहब, आपके हिसाब से हम एक फेल्ड विदेश नीति वाली सरकार और फेल्ड अर्थव्यवस्था वाली सरकार के अंदर इस देश में रह रहे हैं, या जो पुतिन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक कह रहा है उसमें आपको सच्चाई दिखती है? देखिए, एक बात आपको बताएं कि ये फॉरेन पॉलिसी किसी एक व्यक्ति की पॉलिसी नहीं है, एक कंसिस्टेंट पॉलिसी है। आज़ादी के बाद से नॉन अलाइंड मूवमेंट के साथ हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी को अपने अनुभवों से, विश्व के अनुभवों से तरोताज़ा किया है, आगे बढ़ाया है। कुछ उसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिवनेस लाए हैं, कुछ वर्ल्ड के जो इक्विलिब्रियम है उसको ध्यान में रखकर किया है। अच्छी बात है कि भारत में किसी की भी सरकार हो, उनको लेकर के जाने की, आगे बढ़ने की कोशिश हम सब करते हैं। इसी का नतीजा था कि कांग्रेस की सरकार थी और संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर भारत के पक्ष को रखने के लिए कांग्रेस की सरकार ने, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल भेजा था। लेकिन इस बात को कहने की इसलिए बात जरूरत है कि आज नॉन अलाइंड कंट्रीज की जो स्थिति है, उस स्थिति के अंदर भारत 140 देशों का करोड़ लोगों का देश है। इसलिए पुतिन से लेकर के जो बिडेन तक इस पूरे मामले को बैलेंसिंग डांस के रूप में देख रहे हैं। और यूक्रेन और रशिया के वॉर में हर वो चाहता है कि भारत की नीति एक तटस्थ नीति हो और बराबर की नीति हो। हर यहाँ कहीं रास्ता छुपा हुआ है कि कहीं हम सब लोग कल बैलेंस की तरफ बढ़ सकें और ओडेसा के अंदर ब्लैक सी का जो रास्ता है, उस ब्लैक सी के रास्ते के लिए एक प्रभावी कदम उठा सकें। इसलिए भारत की जियोपॉलिटिकल और पॉपुलेशन की डेमोग्राफिक जो पोजीशन है, उस पोजीशन को आप समझिए, उसका बहुत सीरियस रिफ्लेक्शन, बहुत सीरियस उसके पदचाप जो हैं हमारे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर है और हमारे देश की जो हमारे देश की जो विदेश नीति है उसको और आगे संपुष्ट करती हैं। ये किसी एक व्यक्ति की विदेश नीति नहीं है। और जिन लोगों को महिमा मंडन करना है वो महिमा मंडन करें। क्या बात थी, इंदिरा गांधी जी ने कोई हथियार तो नहीं उठाए थे ना, लेकिन
पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया। आज कोई चर्चा करता है? एक पूरा का दुनिया के अंदर एक अजीब इतिहास है जिसमें संघर्ष हो रहे हैं। पूरा का पूरा एक देश, सिक्किम देश, भारत का अंग बन गया इंदिरा गांधी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में। तो भारत की विदेश नीति में थे ऐसे तत्व। इंदिरा गांधी जी के जमाने में कहे कि प्रधानमंत्री मैं इसमें इंदिरा गांधी पे भी चला जाऊंगा डिबेट में। वो तत्व अतुल जी, एक छोटा सा आपसे एक सवाल पूछ लूं, फिर मैं सुशांत शरीन पे भी जाऊंगा। इनिशियल रिमार्क अभी चल रहा है। एक बात कहना चाहता हूं, एक बात आपसे कहना चाहता हूं, आपसे एक बात कहना चाहता हूं। आपका चैनल जो है वो नवभारत टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया का है। जरा जो सब आप बोल रहे हैं, जरा अपने अखबार का एडिटोरियल भी पढ़ लिया कीजिए। मैं सारी बातें उसी अखबार के अंदाज से कह रहा हूं। आपका कोई स्पष्ट राय हो तो बात अलग है। मैं उन्हीं एडिटोरियल्स की राय में पढ़ रहा हूं जो आपके अखबार के एडिटोरियल हैं, जिनके नाम से आप ये कार्यक्रम चला रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया और अतुल भाई, मैं देखिए अतुल भाई, आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। दर्शकों को भी समझ में आएगा कि वो जो टाइम्स नाउ नव भारत देखते हैं, वो इतने बड़े ब्रांड और उसके ऐतिहासिक जो उसकी पत्रकारिता की छवि है उसको लेकर आगे बढ़ रहा है कि अतुल अंजान भी अपनी राय उसी के एडिटोरियल्स को पढ़कर बनाते हैं। लेकिन सर, इस ब्रांड की एक और अच्छी बात भी है कि इसी ब्रांड में 10, 50, 100 पत्रकार काम करते हैं। हम पढ़ते हैं। जी, 100 पत्रकार, 1000 पत्रकार काम करते हैं और वो अपने हिसाब से चीजों को जनता के सामने अलग अलग पर्सपेक्टिव से रखते हैं। तो इसलिए कोई एक पर्सपेक्टिव नहीं है। मैं बस इतना आपसे पूछना चाह रहा हूं सुशांत सरीन के पास जाने के पहले। लोग लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, हम पढ़ते हैं। ठीक है सर, बस एक छोटी सी बात पूछ रहा हूं आपसे कि आपने कहा कि विदेश नीति किसी एक की नहीं होती। जो नरेंद्र मोदी ने स्टैंड अभी ले रखा है या जो भी किया है वो किसी एक का नहीं है, पिछला इतिहास चला रहा है। लेकिन जब गालियां पड़ती हैं सर, और गालियां दी जाती रही कि इस आदमी को कुछ समझ नहीं है, ये तो विदेश घूमने जाता है, इसका प्लेन का खर्चा निकालो, ये कितना देश का पैसा लुटा रहा है, ये कहां रुकता है, तब तो वो वन मैन सेंट्रिक था सर, वो पूरी आलोचना। आज जब ठीक हो रहा है तो वो वन मैन नहीं है, वो देश की नीति है। देखिए, आपको अगर नहीं, मैं भक्ति के पाठ पर आपके कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा। मैंने इसीलिए इंदिरा गांधी के सिक्किम की बात कही थी। जरा पुराने, आपने तो देखा भी नहीं होगा, सिक्किम के सवाल पर क्या क्या इस देश के अंदर बहस हुई थी, क्या क्या बहस हुई थी कि एक बफर स्टेट है, उसको बने रहने देना चाहिए। कौन लोग थे, मैं उनका नाम नहीं देना चाहता, वो हमारे बीच में अब स्मृति से हो गए हैं, वो उस समय के विपक्ष थे। तो इसलिए बात को नहीं किया। लेकिन एक बात सही है कि भारत की विदेश नीति में एक परंपरागत तरीके से अपने देश के हितों का समावेश है और अंतर्राष्ट्रीय भौगोलिक राजनीतिक। तो मेरे सवाल का जवाब ये है, जिस तरीके से हम मैंने आपसे पूछा हमारे कि नरेंद्र मोदी की आलोचना में वन मैन सेंट्रिक आलोचना होती है, जब कुछ तारीफ होती है तो वो देश की होती है, क्या ये विपक्ष का तरीका ठीक है? तो आप कह रहे हैं इंदिरा गांधी कर सकते हैं, मेरे लिए जिंदाबाद करने आप नहीं, मैं आप क्यों कह रहे हैं बार बार नरेंद्र मोदी? मैं सारे देश को और 70 साल 75 तो हम चर्चा किस बात पे कर रहे हैं? हम प्रेजेंट में चर्चा कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी ना कहूं तो क्या कहूं? हम चर्चा आपका तो ये पेशा है, हमारा पेशा ये नहीं। हमारा पेशा है सारी चीजों को समग्रता में देखना। तो हमारा पेशा सवाल पूछना। आपको आलोचना के वक्त समग्रता नहीं दिखी, इसके वजह सवाल पूछ रहा हूं। ठीक है, मैं सुशांत सरीन से पहले एक रिएक्शन ले लूं, फिर इस पे फिर मेरी आपकी बहस हो जाएगी सर। हमने कहा कोई फायदा नहीं, भारत की आलोचना कर दे तो आपकी आलोचना हो गई। नहीं, भारत की आलोचना नहीं भाई। हमको ये जब कहा गया कि नरेंद्र मोदी के विदेश दौरों के पैसे गिनो, तो ये भारत की आलोचना थोड़ी थी, ये तो भारत के प्रधानमंत्री की आलोचना। पादुका लेकर के घूमे, हमें कोई आपत्ति नहीं। सर देखिए एक मिनट, प्रधानमंत्री भारत आ गए, ये सुनिए अतुल अंजान जी, एक बात सुनो। नहीं अतुल अंजान जी, मेरी एक बात सुन लीजिए। देखो, मैं बहुत सर अतुल सर, भारत के प्रधानमंत्री, अतुल सर मेरी एक बात सुन लीजिए। मैं बहुत क्लियरली आपको एक बात, अभी 5:11 हुए, मैं आपको क्लियर कर देता हूं सर। ये जो आप बार बार भक्ति, चरण पादुका, फलाना ढिमकाना बोल रहे हैं सर, मैं उन एंकर्स में से नहीं हूं जो इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूं। मैं आपकी पूरी रिस्पेक्ट करता हूं, पर तभी तक जब आप मुझे रिस्पेक्ट दे रहे हैं, मैं उसके बाद पलट के दूंगा, आप ले नहीं पाएंगे। अतुल अंजान जी, इसलिए फैक्ट पर बात कीजिए और पलट के देंगे, आप जो पलट नहीं पाएंगे। आप क्या पलट पाएंगे मुझे आप बताइए। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जब आलोचना कर रहे थे तब आप वन मैन सेंट्रिक थे, अब आप कह रहे हैं कि भाई चरण पादुका। गलतफहमी में पड़े हो, गलतफहमी में, मात्र ये गलतफहमी में पड़े हो। आप गलतफहमी में, आपकी पार्टी खत्म है, आपका लेफ्ट खत्म है, आपकी गलतफहमियों की वजह से आप कहीं नहीं है। आपके प्रत्याशियों के जमानत जब्त होती है इसी गलतफहमी की वजह से। नेशन सेंट्रिक बात कर रहा हूं मैं। सुशांत सरीन हो गया सर, मैंने सुन लिया। अब मैं दूसरों को, आप अपनी पार्टियों की गलतफहमियां दूर कीजिए पहले।